स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। बता दें कि पूरे देश भर में सीए कानून को लागू कर दिया गया है, जिससे सीए लागू होने के बाद शरणार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं। तो देश भर में सीए लागू हो गया है, जिसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता मिलने की राह आसान हो गई है। मुजफ्फरपुर में भी एक परिवार 45 साल पहले भारत आया था, क्योंकि वहां पर उनके साथ बर्बरता की जा रही थी। पाकिस्तान से जान बचाकर 45 साल पहले जोगिंदर सिंह और हिम्मत सिंह अपने मां बाप के साथ मुजफ्फरपुर आ गए थे। परिवार का कहना है कि पाकिस्तान में उनकी बहनों और घर की महिलाओं को जबरन उठाकर ले जाते थे और उनके साथ दुष्कर्म कर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। इन 45 सालों के दौरान इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई। परिवार के लोग लंबे वक्त से नागरिकता मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सीए लागू होने के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। ठीक है सर, पहले हालात तो ठीक थे, बाद में हमारे पे कोई ऐसे घटना हुई। मेरी माँ को, मेरी बहन को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए, धर्म परिवर्तन करा, और बाकी परिवार को भी वो धमकी दे रहे थे। और हमारे वहाँ कई हिंदू भाई, सिख भाई थे, रिश्तेदार थे, सबको हमारी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी करनी पड़ी। और हमें तो बार बार धमकी मिल रही थी, जब आपकी माँ हो चुकी है, बहन हो चुकी है, तो आप लोगों को भी यहाँ आना होगा, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ, गोली खाते रहो, मार देंगे कंधे। तो कोई 15-20 दिन ये केस चला, उसके बाद वो बंद कर दिया, फैसला उनके हक में दे दिया कि नहीं, धर्म परिवर्तन हुआ है। मस्जिद से इमाम को बुलाया, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर मेरे माँ से पूछा, मैं कम से कम 5 मिनट के लिए मेरी माँ से तो मैंने मिला दो। माँ से मिलाया, मैंने पूछा ऐसी क्या बात थी कि तुमने धर्म परिवर्तन करा। तो उन्होंने कहा, उन्हें पंजाबी में मैं से बोला, वो लोग पंजाबी नहीं समझते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आप लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, हमारे पे जो बीती है वो तो अब बीत गई है अंदर, आप लोग यहीं से चले जाइए, किसी दूसरे शहर में शरण ले लीजिए, नहीं तो आप इंडिया जाइए, वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, वहीं पे उनके पास चले जाइएगा, आपके लोगों की जान बच जाएगी। और वहाँ दिन पर दिन माहौल ख़राब होता जा रहा था। सर हम 79 में आए थे जी, और हमें बहुत खुशी हुई जब से हमने सुना है। रातों को अपनी नींद भी हमें नहीं आती, इतना तो खुशी हो रही है। और हम भगवान से दुआ करते हैं, मोदी को लंबी उम्र भगवान दे, योगी मोदी जी को। हमारे बारे में उन्होंने सोचा थोड़ा सा, हम बहुत परेशान थे इसकी वजह से। सीए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने की वजह क्या रही थी? वजह सर रीज़न यही था जी, वहाँ धर्म परिवर्तन की वजह से आए थे सर। ठीक है, बात फतेहपुर की कर लेते हैं। बता दें कि सीए को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, जिस कड़ी में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें कि फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति का विरोधियों पर पलटवार किया गया। तो सीए को लेकर जहां एक और गैर मुस्लिम शरणार्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। विरोधी लगातार सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना पढ़े लिखे और समझे बयानबाजी कर रहा है, जिससे समाज का माहौल खराब हो रहा है। साध्वी ने कहा कि सीए में उन अल्पसंख्यकों को फायदा होगा जो पिछले कई सालों से बगैर नागरिकता के भारत में रह रहे थे। रजिस्ट्रेशन में वन प्रोजेक्ट के तहत और कई माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलों का, मालगाड़ियों का, स्टेशनों का उद्घाटन भी किया, और हमारे जनपद की 3 स्टेशन है उसमें चयनित हुई हैं वन प्रोजेक्ट के तहत। और मुझे लग रहा है कि जब बन जाएगा तो 10 दुकानें लगभग यहाँ लगेगी। जो आएंगे रेलवे स्टेशन पे तो कम से कम हमारे जनपद का बना हुआ खरीदेंगे लोग, तो इसका एक तरह से फतेहपुर का प्रचार प्रसार भी होगा, और लोग देखेंगे कि नहीं, फतेहपुर भी इस दिशा में काम कर रहा है। पुस्तकालय में क्या कार्य कर रहा है यहाँ? मैं पुस्तकालय का उद्घाटन करने आई थी, तो मुझे लगा कि यार डिजिटल का ज़माना है, माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर फोकस कर रहे हैं। तो उसी समय मैं कह के गई थी कि बच्चों को, अब क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादातर होने लगी है, तो मैंने कहा बच्चों को फ्री पढ़ाई हो, उसके लिए 10 लाख रुपये मैंने दिया था, और आज लग गए हैं और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत बच्चों के लिए सुविधा है, क्योंकि बहुत संभ्रांत परिवार के बच्चे तो कहीं भी पैसा दे के पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब मध्य वर्ग के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़े। यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, किसी का भी बच्चा आके पढ़ सकता है। रजिस्ट्रेशन में
बात महोबा की कर लेते हैं, जहां धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर ब्लास्टिंग भी की जा रही है। तो महोबा में अवैध खनन के दौरान ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। पहाड़ में ब्लास्टिंग की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं 8 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा करबई थाना इलाके के पहरा गांव के पास हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों मजदूरों को बाहर निकाला। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और मौके पर सड़क को जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस घटना के बाद आरोप लग रहे हैं कि वरिष्ठ खनिज अधिकारी आरबी सिंह और खनन निरीक्षण के संरक्षण में अवैध खनन का खेल खेला जा रहा था। देखिए, अभी हमारे को 1:30 बजे के करीब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और तत्काल में और एसपी साहब मौके पे आए और हमने देखा ये एक धनराज जी हैं, उनका पट्टा चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 10 साल का पट्टा था, वेट पट्टा है। इसमें 5 मजदूर काम कर रहे थे और जैसे लैंडस्लाइड टाइप हुआ, उसमें हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कोई एक्सप्लोजन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लैंडस्लाइड हुआ, उसमें ये लोग नीचे दबे, उसमें से 2 लोगों को हमने निकाल लिया था रेस्क्यू टीम ने और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उनमें से एक की डेथ हो गई है, अभी एक जिंदा है और 2 की यहाँ पर डेथ की हमें सूचना मिली है। अभी हमने जाके भी देखा तो 2 डेथ है और एक अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि कोई और ना। बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां पर एसडीएम ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। फिरोजाबाद में एसडीएम सदर शकीला नईम ने स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण किया, जहां लंबा घूंघट डालकर उन्होंने मरीजों में लाइन में लगे हुए सभी मरीजों का जायजा लिया। इस लाइन में लगकर अस्पताल में व्यवस्थाएं परख ली जा रही हैं। बता दें कि जब सदर एसडीएम ने स्टॉक में रखी दवाइयां और इंजेक्शन चेक किए तो आधी दवाइयां और इंजेक्शन एक्सपायर मिले, जिन कर्मचारियों के सिग्नेचर एक्सटेंडेड रजिस्ट्रार में रखे गए थे। दरअसल इस स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासन को डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ काफी शिकायतें पहले से ही मिल रही थी, जिसके बाद सदर एसडीएम ने गोपनीय तरीके से अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्हें डॉक्टर का मरीजों के प्रति व्यवहार अच्छा भी नहीं लगा। वहीं कर्मचारी मरीजों को खड़े खड़े इंजेक्शन लगा रहे थे, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे और जो व्यवस्थाएं थी साफ़ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नोट करके लाएं और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भेजेंगे आप? जी। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस कड़ी में बीएसपी की तरफ से पहली लिस्ट का घोषणा की गई है, जिसमें पीलीभीत से अनीस अहमद को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। बीएसपी ने पीलीभीत बहेड़ी से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीएसपी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बिसलपुर के सफी डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके नाम की घोषणा की गई। मायावती के निर्देश पर बरेली मुरादाबाद मंडल प्रभारी राजकुमार गौतम ने उनके नाम की घोषणा की। बता दें कि अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू 1989 में ही बसपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वे कांग्रेस में थे और अनीस अहमद खां बिसलपुर विधानसभा से 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं।
बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां गौशाला में गड़बड़ झाला सामने आया है। तो सरकार आवारा जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर लगातार आदेश दे रही है, लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण गौशालाओं का हाल बेहाल देखने को मिल रहा है। बात डुमरियागंज ब्लॉक के पुरैना में बनी अस्थायी गौशाला की करें तो गौशाला की हालत बेहद ही खराब है। आलम यह है कि बेजुबान जानवर बीमार होकर काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार गौशाला में झांकने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। गौशाला बनने के बाद से यहां अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा बेजुबानों की मौत हो चुकी है और गौशाला में मौजूद जानवर भूख और प्यास से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। गौशाला में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और ना ही जानवरों के लिए सही ढंग से चारे की व्यवस्था की गई है। गौशाला में जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया गया गड्ढा सूखा नजर आया। इतना ही नहीं, गौशाला परिसर में पानी की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। कागजों में गौशाला में 27 गौवंश हैं, लेकिन सवाल ये है कि परिसर में 21 गौवंश की कब्र किसकी है। सर, जैसे जो जानवर जब आते हैं तो पूरी तरह से वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो बाहर खाते पीते हैं। गौशाला में आने पर उनको उस स्तर का खाना पीना नहीं मिल पाता है, जिससे धीरे धीरे जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं। और जब निगेटिव बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो उससे जानवर कमज़ोर होकर बैठक ले लेते हैं। तो वहाँ पे उतनी दवाएं भी नहीं इफेक्ट करती हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी बैलेंस उनका मेंटेन रहता है। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से वो धीरे धीरे जो है मौत की तरफ चली जाती है। चारा पानी कुल खवावा जा रहा, दाना पानी। चारा कौन चारा खवाओ तो? यह जो दावत है दिखाइए। कितना गाय मरी हैं? 16 गाय। हाँ। कितने दिन में? 1 महीना। 1 महीने में 16 गाय? हाँ। और कई ठो बीमार हैं? अब एक ठो बीमार है, मेरी यहीं सुबह। आज सुबह मरी हैं? हाँ। अच्छा, एक ठो बीमार हैं। हाँ। ये कैसे मरी? अरे आज 5-7 रोज से यहीं में है। हाँ। अच्छा, पानी वानी कहूँगा, पनिया कैसे पियावत हो? बाल्टी भर भर के पियाओ जा। बाल्टी भर के पियावत हो? हाँ। और कहूँ पानी वानी नहीं भरा गाय के पिए खत्ती? हाँ, ये कहूँ बात। अच्छा सर, जैसे में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां आवारा कुत्ते काटने से एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। तो हाथरस में एक युवक को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद युवक कुत्ते की तरह हरकतें करने लगा है। उसमें कुत्ते के लक्षण आ गए हैं। यह मामला सासनी थाना इलाके के जरैया गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुत्ते के काटने के बाद युवक को रेबीज का इंजेक्शन भी नहीं लगाया गया था। अब युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। ये कुत्ते ने काटा। कितने दिन पहले काटा था? ये 6 तारीख को काटा था। अच्छा, 6 तारीख को काटा था। तो रेबीज का इंजेक्शन वगैरह लगवाया था आपने? एक इंजेक्शन लगवाया, इसने कल लगवा के आया था। अच्छा, तो ये लक्षण इसमें कब से आए हैं? अभी आया 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले से आया। अच्छा, तबीयत इसकी ज़्यादा खराब हो गई है। तो कैसी हरकतें कर रहे हैं? पानी डाल लिया है, मुँह से गाड़ डाल रहा है। अच्छा, काटने को दौड़ रहा है। अच्छा, जो कुत्ते करते हैं उसी तरीके से। तो कैसे कुत्ते ने काटा था इसे? काले कुत्ते ने काटा। आवारा कुत्ता था? कैसा पालतू था? आवारा कुत्ता। अभी कहाँ लेकर आए हैं आप? हम हाथों से लेके आए हैं जिला अस्पताल में। ये कुत्ते ने काटा। कितने दिन पहले काटा था? बात हाथरस की ही कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जोरदार टक्कर हो गई। तो सड़क हादसे की खबर सामने आई। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह हादसा शहर कोतवाली इलाके के ओवरब्रिज पर हुआ। इसी दौरान ओवरब्रिज से गुजर रहे ब्लॉक प्रमुख ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का इलाज जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं रामोजी गेस्ट हाउस से आ रहा था अभी जी। ओवरब्रिज को जिस ऊपर जाकर हमारे बड़े भाई हैं नीचे देवपन रहते राजू चौधरी जी, वो साथ में जा रहे थे तो आज में सामने ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर ने सामने से जी गाड़ी मारा। उसकी पत्नी की तबीयत काफ़ी समय चोट है, उसको लेकर मैंने बागला में लाया उनको लेकर। अभी इलाज चल रहा है। तो अभी कंडीशन क्या बता रहे हैं डॉक्टर? कंडीशन ठीक है, सीटी करा रहे हैं। सीटी के बाद बता पड़ेगी क्या। बात महोबा की कर लेते हैं, जहां जियो कंपनी के जनरेटर में आग लगने का मामला सामने आया है।
तो महोबा से जियो कंपनी के टावर के अंदर रखे जनरेटर में आग लगने की खबर सामने आई। ये मामला दादरी थाना इलाके के महोब कंठ का बताया जा रहा है, जहां लाल बहादुर की जमीन पर जियो का टावर लगा हुआ है। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पे भी ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया। तो फिरोजाबाद में सड़क पर फर्राटा भर रहे ट्रक में अचानक भयंकर आग लग गई। यह मामला रामगढ़ थाना इलाके के चनौरा गांव के पास का है। जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ट्रक में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।